दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी सीटेट और टेट के लिए। इस यहाँ पर हम लोग सीटेट और टेट दोनों के लिए जो है क्लास करेंगे। अभी आपकी सीटेट की चल रही है, कुछ दिनों में मैं आपको टेट के लिए भी जो है आपको दूंगी वीडियोस और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी तो टेट के लिए जो है प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम लोग अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। अधिगम के बारे में हमने चर्चा करी है एक क्लास में, तो आप लोग जो है वीडियो में जाकर देखिए। वैदिक गुरु चैनल पर वीडियो पड़ा है, वहाँ पर जाके आप जो है देख सकते हैं उसको, और क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि अधिगम के प्रकार कितने हैं, किसके अनुसार कितने कहे गए हैं। तो इसको अच्छे से मतलब देखिएगा वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग प्रतिदिन देखिए, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मीन्स जैसे कि आपका जिसमें भाषा से रिलेटेड शिक्षण आता है, सीटेट टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर किसी में सिलेबस है तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अधिगम के प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि अधिगम के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैने के अनुसार पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। तो गैने हैं, इन्होंने जो है ये अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये इनकी बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, 1965 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, 1965 में इन्होंने ये बुक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, और इसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखेंगे उसके बारे में। तो अधिगम के बारे में हमने आपसे अच्छे से चर्चा करी थी इसके पहले वाले क्लास में कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। ये परिवार, स्कूल, मीडिया के थ्रू हम लोग अधिगम करते हैं। ठीक है, सीखना ही अधिगम है। जो हम सीखते हैं वही हम अधिगम है। लेकिन अधिगम होता है वो हमारा जो है औपचारिक रूप से होता है, इसको औपचारिक कहते हैं। और अर्जन जो होता है वो अनौपचारिक होता है। अधिगम हम स्कूल में जाकर करते हैं, अपने स्कूली वातावरण के अंतर्गत, अपने टीचर के साथ, अपने जो है जो हमारे सहपाठी हैं उनके साथ अधिगम होता है। ठीक है, और अधिगम अर्जन हम लोग घर, परिवार, पास पड़ोस से करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अधिगम के प्रकार हमारा पहला है इसमें संकेत अधिगम। तो जो संकेत के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, संकेत के माध्यम से जो सीखना होता है वही आपका जो है संकेत अधिगम कहलाता है। और यह जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गैने ने यह कहा है कि यह एक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका एक ट्रैफिक सिग्नल हो गया, तो उसमें रेड लाइट आती है तो कैसे आप रुक जाते हो, तो वो संकेत ही तो देता है ना। और जैसे कोई मूक बधिर बालक है, बोल नहीं पा रहा है, तो वो कैसे संकेत के थ्रू जो है वो समझाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का संकेत अधिगम है। इसमें आपका बेस्ट यही हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, और फ़ोन की रिंग जैसे बजती है, तो रिंग आप कहीं बाहर भी रहते हो तो वो एक सांकेतिक मतलब है ना, कि वो रिंग बज रही है, मतलब फ़ोन किसी का आ रहा है, हमको बात करना है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये संकेत अधिगम। ठीक है, तो ये संकेत अधिगम होता है। हमारा सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक, छोटा सा बच्चा है, छोड़िए ये जो, इसको थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक, पहले तो ये समझिए कि इस नियम को थॉर्नडाइक ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अनुक्रिया वह है जिसके बाद विद्यार्थी को पुनर्बलन मिलता है। ठीक, ये दो तरह, मतलब दो प्रकार की कैटेगरी में आ जाती है। इसको निगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकती है। जैसे एक बच्चा किसी गर्म वस्तु को छू लेता है, तो फिर अगर जब उसका हाथ जल गया तो फिर वो छुएगा नहीं, छुएगा। नेक्स्ट टाइम जब उसको वो दिखेगा तो वो मतलब डर जाएगा, उसको नहीं छूना चाहेगा वो। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक जरा सा एग्जांपल। मेरी छोटी सी बेटी है, अभी 2 साल की नहीं हुई। एक दिन वो साइकिल पर बैठी थी, उसकी छोटी सी साइकिल मंगाया तो उस पर बैठी थी, वो उस पर से गिर गई।
अब जो है वो साइकिल को छूना भी नहीं चाहती। मतलब अगर उसको बोल दो कि बेटू साइकिल चलाओ तो मतलब उसको रोना है सिर्फ। मतलब क्या हुआ, ये आपका जो उद्दीपक अनुक्रिया हुआ ये आपका निगेटिव तरफ ले गया, ठीक, लेकिन नकारात्मक तरफ, और ये सकारात्मक के तरफ भी होता है, ठीक। सकारात्मक के तरफ जब होता है तो ये बच्चे को पुनर्बलन की ओर बढ़ाता है, ठीक, रेनफोर्समेंट करता है, बच्चा जो है प्रतिक्रिया करके आगे की ओर बढ़ता है, ठीक। जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया, वो बहुत बढ़िया, आपने उसको शाबाशी दी, वेरी गुड, तो अब वो और उसको करने के लिए सोचेगा, तो ये आपका पुनर्बलन हो जाएगा। तो ये सिद्धांत जो है इन्होंने कहा है, दिया है, और इसको कहा क्या जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है, जो आपका किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक। उद्दीपन अनुक्रिया ये अनुक्रिया अधिगम जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक हो। इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, एसआर थ्योरी, ठीक, इसको एसआर थ्योरी बोलते हैं। तो यही है। और अगर ये आपका सकारात्मक तर्क के तरफ ले जाता है तो ये पुनर्बलन को बढ़ाता है, और लेकिन अगर नकारात्मक के तरफ लगता है तो ये डिमोटिवेट कर देता है, ठीक। तो इन्होंने जो किया था, थॉर्नडाइक ने कई चीज़ों पर किया था, तो कुत्ते पर भी किया था, बिल्ली पे किया था, तो इन्होंने बिल्ली पे किया था, तो बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक, और बाहर एक मछली रख दी थी, फिश रख दिया था। तो अब बिल्ली बार बार जो है उसको मछली खाने के, और उसको भूख से व्याकुल थी, ठीक है, कई दिन तक उसको बंद कर दिया, मतलब काफ़ी घंटों तक। अब वो भूख से व्याकुल थी, तो वो बार बार उसको मतलब पाना चाहती थी मछली को, तो वो क्या, अंदर एक खटका लगा हुआ था, तो अचानक से कूद फान करते हुए खटका जो है उसका पैर उस पर पड़ गया, तो वो खुल गया पिंजरा, और वो जो है बिल्ली जो है मछली को पकड़ ले गई, खा ली। अब इस बार इसको बार बार किया गया जब, तो क्या हुआ कि बिल्ली जो है धीरे धीरे उससे गलतियां कम होने लगी, ठीक, और अंततः ऐसा हुआ कि वो खटका आराम से खोल के मछली को खाने लगी, ठीक। ये उन्होंने बार बार किया, इसका यही असर होता है कि ये जो है सकारात्मक होने पर इससे पुनर्बलन मिलता है, ठीक। इसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ये आपका टीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक आता है श्रृंखला अधिगम। अब श्रृंखला अधिगम क्या होता है कि इसको क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि आप किसी बच्चे को जो है पढ़ा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाने पड़ेगा, पहले वॉवेल पढ़ाओ उसको, ठीक है, कॉन्सोनेंट पढ़ाओ, उसके बाद आप उसको वर्ड बनाना सिखाओगे, इस तरह करोगे ना। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से होता है श्रृंखला अधिगम, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें क्या होता है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम में भाषा सीखने के बाद बच्चों के साहचर्य से वाक्य, कविता, कहानी ये सब बनाने सीखते हैं, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीख जाते हैं, अब वो क्या करने लगे, शब्दों से, अब वो शब्दों को भी सीख गए, अब शब्दों को मिलाकर वो कहानी बनाना सीखने लगे, कविताएं बनाना सीखने लगे, तो ये क्या हो गया, शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहलाएगा ये, ठीक। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट आपका जो है पांचवा कौन सा आ जाता है, इसमें मैंने लिखा तो नहीं, ये आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, इसके बाद ये आपका चौथा हो जाएगा। ये चार जो है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं, व्यवहारात्मक सिद्धांत, ठीक है, ये आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके बाद पांचवा आपका आ जाएगा विभेदात्मक अधिगम। कैसे चीज़ों में अंतर करना बच्चा कैसे सीखता है, विभेद करना, विभेद से ही पता चल रहा है ना कि अंतर करना। जैसे कोई दो चीज़ ली है, अब दो चीज़ में कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये अंतर हो गया ना कि वो छोटी है वो बड़ी है, ठीक। अंतर, विभेद करना, कैसे सीखना, यही आपका विभेदात्मक अधिगम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर पर संप्रत्यय अधिगम। क्या आता है, संप्रत्यय अधिगम। किसी भी चीज़ को सिखाने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, अब हम लोग पढ़ रहे थे संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम का मतलब कि किस बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना,
जैसे कि आप उसको सिखा रहे हो कि देखो जैसे फ्लावर्स हो गए, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, ये सब क्या हैं, एक तरह के फूल हैं। ठीक है, ये क्या हैं, एक तरह के ये सब फ्लावर हैं। तो ये सब चीज़ें सिखाना, जैसे सांप, न्योला, ये सब कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ना, तो वो सिखाना, ये आपका संप्रत्यय अधिगम हो जाता है। नियम, तो ये तो आप कुछ जानते ही हो, नियम, रूल रेगुलेशन सिखाना। ठीक है, जो है मैथ्स के फॉर्मूले, ये सब सिखाना, ये नियम अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर समस्या समाधान करके सीखना है। ठीक, जैसे कि किसी चीज़ को कोई क्वेश्चन है, बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका क्या करना, सॉल्यूशन देना, यही समस्या समाधान। उसकी समस्या को समाधान, उसकी समस्या का समाधान करना, यही जो है आपका समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आसुबेल ने क्या कहा है, आसुबेल के अनुसार जो है अधिगम के 4 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला आपका अधिग्रहण अधिगम आता है। ठीक है, आसुबेल ने जो बताया है, इसमें आपका सबसे पहले जो होता है अधिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम। एक मिनट, देखिए आसुबेल ने कहा है कि जो है अधिगम 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उनके हिसाब से पहला जो है अधिग्रहण अधिगम, मतलब किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। जैसे टीचर कोई चीज़ बता रहा है तो आप क्या करना, उसको हूबहू याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका जो है आता है अधिग्रहण अधिगम में। अन्वेषण अधिगम, इसमें क्या होता है, कोई चीज़ खोज कर सीखना। ठीक है, जैसे कि आप के साइंस में वैज्ञानिक बहुत सारी खोज करते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, तो ये सब क्या है, आपका अन्वेषण अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। खोज कर सीखना, ठीक है, खोज कर सीखना। उसके बाद रट कर सीखना, तो ये जो है किसी सवाल को आपने रट लिया, ठीक, और एग्ज़ाम में जाकर लिख दिया, ये आपका रट कर जो है अधिगम हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब अर्थ को सीख कर, किसी चीज़ को पढ़ना, उसके बाद उसका अर्थ निकालना। ठीक, ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम हो जाएगा। प्रकृति के आधार पर अधिगम को 3 तरह बताया गया है। एक शाब्दिक अधिगम हो गया, एक आपका गत्यात्मक अधिगम हो गया, और एक समस्या समाधान अधिगम हो गया। थोड़ी सी अधिगम के बारे में और जानकारी ले लीजिए। तो देखिए, जो स्कूल में नियम कानून बताए जाते हैं, ये सब आपके औपचारिक अधिगम कहे जाते हैं। इसको मैंने कई बार आपको बार बार बताया है। ठीक है, और हाँ, तो यही है। बाकी जो है अधिगम 3 प्रकार के बताए हैं। जो प्रकृति के आधार पर, एक शाब्दिक, मतलब वर्बल लर्निंग हो जाएगा ये। ठीक, इसमें क्या होता है कि शब्द भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर यह आधारित होता है। जो शाब्दिक अधिगम होता है, ये किस पर आधारित होता है, यह आपका शब्द भंडार, भाषा कौशल में सब आ जाता है आपका सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, भाषा कौशल, और भाषाई विषय वस्तु, भाषाई विषय वस्तु। ठीक, ये आपका आ जाता है। उसके बाद देखिए गत्यात्मक अधिगम आता है नेक्स्ट आपका। इसमें क्या होता है कि अपने शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जैसे नृत्य कर रहे हैं आप, ठीक, कार चला रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक, इसे बोलते हैं गत्यात्मक अधिगम। इसको ध्यान रखिएगा, इसको मोटर स्किल भी बोलते हैं, मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग इसी को बोलते हैं। शरीर के अंगों का उपयोग करके जब सीखा जाता है तो गत्यात्मक अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये तो आप जानते हैं कि जीवन में आने वाली जो नई नई समस्याएं होती हैं उनको अलग अलग तरीके से आप इसको सही कर दो। ठीक है, और शैक्षिक आधार पर अधिगम को 3 तरह बांटा गया, 3 उस पर बांटा गया है। एक संज्ञानात्मक अधिगम आपका हो गया, एक भावात्मक अधिगम हो गया, और एक क्रियात्मक अधिगम। तो इसको कहते हैं संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक, कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो विद्यार्थी होता है, इसके द्वारा जो विभिन्न तत्वों का
ज्ञान, सूचना व अन्य बौद्धिक कौशल को अर्जन किया जाता है। संज्ञानात्मक, ठीक है, इसका मतलब अर्थ यह हुआ कि बच्चा जो है इससे क्या करता है, इसके द्वारा विभिन्न तत्वों का ज्ञान, सूचना, ठीक है, और जो कौशल है उसका अर्जन करता है। जैसे ज्ञान बोध करना, अनुप्रयोग करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा, ज्ञान बोध आपका संज्ञानात्मक में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आए तो इन सब का आंसर करना है। ज्ञान बोध करना, अनुप्रयोग करना, ठीक, अनुप्रयोग, फिर आपका जो है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि, फिर ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि, ये सब सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आता है भावात्मक अधिगम। ठीक है, इमोशनल लर्निंग या फिर अफेक्टिव लर्निंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसका संबंध जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, भाव तथा बालकों द्वारा सीखने से है। ठीक, किस भाव से बालक सीख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। और इसमें जैसे कि अनुमोदन हो गया, संगठन हो गया, स्वाभाविकरण हो गया, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं भावात्मक अधिगम के। ठीक है, अफेक्टिव लर्निंग मतलब उस बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं वो उसको अफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, भाव के हिसाब से जो है सीखना। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, वही गद्यात्मक अधिगम कह सकते हैं इसको भी मोटर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, मोटर लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या होता है कि भौतिक तथा गामिक नियंत्रण द्वारा सीखना, मतलब जैसे अपने शरीर के अंगों के द्वारा सीखना, इसको गामक अधिगम भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया के मतलब किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना, कार्य कौशल करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, एक तरह का गत्यात्मक अधिगम ये भी होता है कि कुछ कार्य करने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखिए। अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित, देखिए पहला आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आ जाएगा। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो कैसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसको बहुत समस्या आएगी। तो यह जो है स्टूडेंट से रिलेटेड हो जाता है कि जो है अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ समस्याएं हैं तो उसकी सीखने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। इसलिए जो है मिड डे मील चलाया गया था 1995 में। ठीक है, और इसका नया नाम क्या है, पीएम पोषण भी बोलते हैं। जो मिड डे मील था, मिड डे मील, ये कब चलाया गया था, ये आपका 1995 में स्टार्ट किया गया। अब इसका नाम क्या है, पीएम पोषण। ठीक है, इसका नाम, नया नाम है, याद रखिएगा। तो ये आपका शारीरिक जो है शारीरिक समस्या है, ये मतलब शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आपका शारीरिक रूप से आ जाएगा। फिर आपका मानसिक रूप से कैसे अधिगम को आप प्रभावित करते हैं, तो मानसिक, जैसे कि देखिए बच्चा अगर डिसेबल है, वो सीखने में अयोग्य है, तो वो उसकी गति क्या होती है, बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, वो रुचि नहीं ले पाता, कोई चीज़ को सीखने में वो रुचि नहीं ले पाता। ठीक, और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, उसका इंटेलिजेंस लेवल धीरे होगा, कम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका परिपक्वता। इसमें बच्चा जो है, बच्चे की मैच्योरिटी होना जरूरी है, इससे बच्चा सीखने में प्रभावित होगा, उसका जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो और अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका सीखने की इच्छा जो है ये रुचि के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, सीखने की इच्छा ये रुचि के अंतर्गत आ जाती है। और मेंटल एबिलिटी वाले में देखिए, इसमें एक और चीज़ देखिए, इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे पॉजिटिव में कैसा, बच्चा खुश है, ठीक है, उसको प्रेम आ रहा है, ठीक है, आशा है उसके अंदर, तो ये इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। और अगर निगेटिविटी रहेगी तो डर, निगेटिव में क्या आता है, डर आता है, बोरियत आती है, चिंता आती है, इससे बच्चा सीख नहीं पाएगा। और बच्चे को
पुनर्बल देना ज़रूरी है, मोटिवेशन उसका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वह आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से उसको जो है उसका मोटिवेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। परिपक्वता, तो मैंने बताया आपको कि बच्चे को जो है परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ये होना ज़रूरी है। अब ये आपका आ जाता है अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है कि अभिप्रेरणा से जो है बच्चा लक्ष्य तक अपने पहुंच सकता है, ठीक। विषय सामग्री और उसका स्वरूप, मतलब उसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य का निर्माण है, वो सरल से कठिन क्यों होना चाहिए। पहले उसको सरल चीज़ें सिखाई जाए, जैसे वर्णमाला सिखा रहे तो पहले अक्षर सिखाएंगे, वर्ण सिखाएंगे, ठीक है। वर्ण या अक्षर सेम होते हैं, वर्ण या अक्षर सिखाएंगे, उसके बाद शब्द बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और वातावरण का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है अधिगम में, कि अधिगम के लिए परिवार, समाज, पाठशाला, इन सब जगहों का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अधिगम में समय और एवं थकान जो है ये महत्वपूर्ण कारक हैं, कि जब सुबह होती है तो उस समय बच्चा जो है बहुत मतलब उसके अंदर बहुत सारी स्फूर्ति रहती है, तो उसमें बच्चा जो है बहुत ही सरलतम तरीके से अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। सीखने की विधि जो होती है वो अनुकूल होनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा सिलेबस हो बच्चे के हिसाब से, जिस तरह का बच्चा हो उसी हिसाब से सिलेबस भी होना चाहिए, ठीक है। और जो सिलेबस हो वो इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा सीख पाएगा, ठीक है। अध्यापक की भूमिका जो होती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब अध्यापक जो है अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभव से बालक को अध्ययन के लिए निरंतर क्रियाशील रख सकता है, ठीक है। बच्चे को हमेशा क्रियाशील रखिए, उसको कुछ न कुछ करवाते रहिए उससे। अध्यापक का शैक्षणिक स्तर जितना अच्छा होगा, अधिगम उतना ही सरल होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं क्लास में। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, जब वो आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, तो उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि टीचर्स जो है, टीचर का क्या होना चाहिए, कि विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को मतलब विषय पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और उसको व्यक्तिक भिन्नता का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, कि क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। हमेशा टीचर को चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चे पर फोकस कर रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्लास में टीचर और बच्चा जो है दोनों एक्टिव रहेंगे, तभी अच्छे से शिक्षा हो पाएगी, ठीक है। गुड टीचिंग मेथड क्या है? सरल से सरल तरीके से सिखाना, बच्चे को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। ये इसके अंतर्गत बता रही हूँ मैं, ठीक है। खेल खेल में सिखाना, खेल खेल से सिखाना हो गया आपका। और क्या आएगा? सरल से कठिन की ओर, पहले सरल चीज़ों को सिखाइए, फिर कठिन चीज़ों को सिखाइए, ये सब आ गया, ठीक है। पेडागॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं, और तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। और देखिए, इसमें जो 4 वक्र होते हैं, जो अधिगम होते हैं, अधिगम में जो है 4 वक्र बिताए गए हैं। पहला जो होता है टीटी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, सरल से सरल रेखीय, रेखीय वक्र। इसमें क्या होता है? ये सीधे जाता है, ठीक। ये सरल रेखीय वक्र है, ये ऐसे सीधे जाता है, ठीक। मतलब सीखने गति एक समान होगी इसमें। अब नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पर उन्नतोदर, उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होगा? इसमें शुरू में तो तेज होगी गति, शुरू में तेज होगी, लेकिन उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वो धीमी, ऐसे धीमी हो जाएगी, ठीक है। नीचे नहीं आएगी, धीमी हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है? शुरू में तो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो धीमी होगी, ठीक है, लेकिन बाद में चलते चलते वो क्या हो जाएगी? उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है मिश्रित वक्र। ये आपका बताते रहिए, टीटी में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, सीटेट में इतना ज़्यादा नहीं आता, टीटी में आता है। मिश्रित वक्र, इसमें क्या होगा?
कभी तेज मतलब कभी अधिगम की प्रक्रिया तेज रहेगी, फिर धीम रहेगी, फिर तेज रहेगी, फिर धीम, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं अधिगम के पठार बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, अधिगम वक्र बोलते हैं। अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम पठार वह होता है जिसमें सीखने की गति रुक जाती है। अधिगम पठार, सीखने की गति रुक जाती है, वो अधिगम पठार कहलाता है। ठीक है, और एक होता है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, इसमें क्या है कि जो सीखा है उसे कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने सीटेट क्लियर किया है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, जब हमारे पास हमने कुछ सीखा हुआ है और हम अपने ज्ञान को किसी और को दे रहे हैं। ठीक, एक टीचर इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, और एक होता है आपका धनात्मक जो है और स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण के भी प्रकार हैं, स्थानांतरण के कई प्रकार हैं। इसमें आपका पहला आ जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने सीटी और टेट और टेट दोनों क्लियर किया है, अब मैं क्या करूँगी, आपको सुपर टेट की तैयारी कराऊंगी। तो ये आपका जो है, ये आपका धनात्मक हो जाएगा। मतलब जैसे आप जो है आपने सीटेट और टेट दोनों पास कर लिया, अब आप बीपीएससी दे रहे हो, बिहार का पेपर दे रहे हो, ठीक, या फिर सुपर टेट आया तो सुपर टेट दे रहे हो, ये आपका जो है हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। अब नेक्स्ट आपका आता है ऋणात्मक, सेकंड नंबर पर आता है, हाँ, ऋणात्मक स्थानांतरण। इसमें जैसे कि आपने सीटेट पढ़ा, ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, किसी छोटे लेवल का पेपर देने चले गए, ठीक, 10th लेवल का पेपर देने चले गए, या फिर आपने 12th क्वालिफाई किया है, आप 10th लेवल का पेपर देने चले गए, तो आपका ऋणात्मक जो है आपका स्थानांतरण हो जाएगा। शून्य स्थानांतरण एक आता है, एक होता है शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो तो सहायक होना बाधा डाले। ठीक है, अगर आपने बहुत पढ़ाई करी, ठीक, अब उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है आपका, ठीक है, आपके पास बहुत सारा अनुभव भी है लेकिन वो किसी चीज़ में सहायक ना हो, ठीक है, सहायक होने में बाधा डालता है वो। आपने बहुत कुछ सीखा लेकिन आप क्या कर रहे हो, गांव में जाकर घर में बैठे हो। आपने बहुत क्वालिफाई, मतलब बहुत एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ा लिखा है, और आप जाकर खाली मतलब घर में जाके बैठ गए, तो कोई काम नहीं किया। तो ये क्या हो गया, ये आपका शून्य स्थानांतरण हो गया कि आपने पढ़ा लिखा सब है लेकिन अब आप कर क्या रहे हो, कुछ नहीं, मतलब ये जो है बाधा डालती है। तो ये हो गए, और ये सारे आपके छोटे से जो है वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से तो आपका टीटी का क्वेश्चन आएगा। बाकी इसके पहले जो मैंने आपका ये पढ़ाया अधिगम के प्रकार के बारे में, ठीक है, ये सब आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हैं, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।